Hello everyone, welcome back in this video and in this video we discuss about थर्मल पेपर सेकंड थर्मल फिजिक्स। तो देखो इस वीडियो में हम सिंपली ये बात करने वाले हैं जो आपका पेपर सेकंड है बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, ठीक है। फिजिक्स का पेपर सेकंड जो आपका थर्मल फिजिक्स का उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग बात होगी सारी। तो अब देखो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टॉप पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे ये समझ लो सिंपल कि कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे करें, उस पर ये वीडियो है, ठीक। कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटी है ये मान लो इनका जो सिनेरियो रहता है पेपर लेने का सिंपल रहता है। वैसे तो देखो सिंपल आप 6 से 7 साल 7 साल की PYQ लगा लो, आपका 100% पेपर फंस जाता है, ठीक है। यानी हर यूनिवर्सिटी का रहता है, ये ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही हो। हर यूनिवर्सिटी में रिपीटेड ही होते हैं PYQ क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही रिपीटेड होते रहते हैं। यहाँ तक कि थर्मल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो उसमें वैल्यू भी नहीं चेंज होती, वही चीज़ रिपीट होती रहती है न्यूमेरिकल। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार अगर रिपीट हो रहा है तो आपके बार चेंज हो जाए, ठीक। यानी कम बहुत कम परसेंटेज चार्ज है कि मान लो वैल्यू भी वो बदल रहे हैं, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखो इस वीडियो में जो कुछ ऐसा होता है ना कि मान लो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वह बीएससी को कम फोकस रखते हैं और उनका फोकस रहता है किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक। उन पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि कम टाइम में क्या ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ज़्यादा कंपलसरी है, जहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छा है, ठीक। और मान लो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं इसमें, थर्मल फिजिक्स पेपर सेकंड, आप ध्यान रखना। अभी हम थर्मल फिजिक्स के पेपर सेकंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी होंगे वो पेपर पर हम बाद में बात कर लेंगे। ये आपका है पेपर सेकंड थर्मल फिजिक्स, ठीक है। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो देखो पहले आप पेपर समझ लो कि पेपर किस टाइप से आता है, क्या है पेपर का सिनेरियो, ठीक है, वो आप ध्यान से समझ लो। तो देखो अगर मैं आपको पहले पेपर समझाऊँ उससे पहले क्वेश्चन बताता हूँ कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो थर्मल फिजिक्स का जो आपका पेपर होगा उसमें आपके 1 to 9 यानी 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, या 9 क्वेश्चन रहते हैं आपके थर्मल फिजिक्स के पेपर में। जिसमें अब आप समझ लो कि जो आपका पेपर 1 होगा, क्वेश्चन 1 होगा सॉरी, वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे यानी उसके रेस्पेक्ट में आपको कोई भी चूज नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, ठीक। ये आपको करना ही करना है, 3 मार्क्स ये अलग आप करना ही कंपलसरी। इसके बाद आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8, ये हो गया ना, 2 से लेकर के 9 सॉरी 8 क्वेश्चन हो गए। ये आपके ऑप्शन वाले होते हैं। ऑप्शन वाले का मतलब ये समझ लो कि इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, ठीक। यानी 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है यहाँ पर। ये आपके पास ऑप्शन है, कोई भी 5 कर सकते हो आप, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है इसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 के और में ही कुछ दिया जाए, पर अब कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। पर लेकिन ज़्यादा बार ये पैटर्न रिपीट हुआ है कि 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने दिए जाएँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मान लो क्वेश्चन 4A का दिया, आपका क्वेश्चन दिया उसी के रेस्पेक्ट में और आपको मिल गया, ठीक। पर लेकिन ये ज़्यादा बार है, ये ही चांसेस हैं आपका, ठीक। तो 5 क्वेश्चन आपको करना होता है 8 में से। अब आप एक चीज़ ध्यान समझो, 5 क्वेश्चन तो बाद में हम बात करेंगे। देखो 3 मार्क्स ये हो गए और 8 + 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। अगर वैसे देखा जाए तो देखो 48 + 3 यानी 51 मार्क्स का वैसे तो आपका पेपर आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 51 कैसे, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो 33 मार्क्स का होगा फिजिक्स का, ठीक है। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट भी 36 का, पर लेकिन जो पेपर थर्ड होगा वो आपका 34 का होगा। आपका होगा कि 51, देखो पेपर तो 51 का ही आता है, ठीक है। पर लेकिन आपको अटैम्प्ट कितने का करना है, ये इतने का अटैम्प्ट करना है, ठीक। ये इसमें 33 मार्क्स का। अब आपको देखो मैं ये चीज़ बता रहा था कि पेपर क्वेश्चन 1 होगा जो कंपलसरी होगा। अब देखो 2 से लेकर के जो आपका 9th क्वेश्चन होगा, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसमें आपको शॉर्ट नोट्स के लिए वो बोलता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, यानी कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे मान लो जूल थॉमसन इफेक्ट आप पढ़ोगे वो दे देता है। तो ये जो है मान लो ये तैयार करना आसान रहता है। मैं आपको ये बता दूँ सिंपल, शॉर्ट नोट्स क्योंकि फिक्स रहे शॉर्ट नोट्स, यानी आप 4 साल के शॉर्ट नोट्स देख लीजिए कि 4 साल में कौन कौन से शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, ठीक है। बस उनको तैयार कर लो, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 4 में से 2 करना होता है। 4 साल में जब आप तैयार करोगे उनमें से पक्का आपको 2 से 3 मिल जाते हैं, 2 आपको करना है, ठीक है, 3 नहीं करने हैं। तो यहाँ से देखो शॉर्ट नोट, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है,
ठीक है, इसको भी आसान रहता है, ज़्यादा ये टफ नहीं पूछा जाता इतना। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये 6 मार्क्स का, इसमें क्या होता है कि अब मान लो 4 ऑप्शन आपको दिए, 2 करने हैं, तो दोनों कितने कितने को जाएंगे, 3+3 के होते हैं दोनों। ठीक है, तो 6 मार्क्स आप यहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप पेपर समझ गए होंगे कि किस टाइप से आता है पेपर। अब देखो, अगर आप जो आपको देखो ये दिख रहा है नीचे, ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ इसको लाने का क्या मकसद है। कि जो आपको दिख रहा है देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है आपकी यूनिट 1, ठीक है, थर्मल फिजिक्स की यूनिट 1 होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को तैयार करते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इसी यूनिट को तैयार करते हो, मान लो जैसे मान लो कोई अगर एनडी की तैयारी कर रहा हो तो उसका एग्ज़ाम अप्रैल में पड़ेगा, तभी आपके अगर एग्ज़ाम पढ़ते हैं, ठीक, तो उनके लिए क्या है कि आप सिर्फ बोलिए कि यूनिट 1 को तैयार कर लो, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। यानी अगर वो यूनिट 1 को तैयार करते हैं तो ध्यान समझना, यूनिट 1 को तैयार करने से ही आपको 25 से 30 मार्क्स के बीच में आप मार्क्स ले जाओगे। क्योंकि ये जो पेपर है ना उतना टफ नहीं है, मैकेनिक्स पेपर 1 और पेपर 2, यानी कम हो, आप अगर कम मेहनत करोगे इसमें तो आप ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो भाई। पेपर 1 और पेपर 2 में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। पेपर 3 भी आपके लिए अब ऐसे आसान क्यों रहता है, क्योंकि आप पेपर 3 इसलिए आसान रहता है, जो आप 12th में पढ़ कर आते हो टॉपिक वो आपको मिलते हैं ज़्यादा, ठीक वो। पर लेकिन ये ज़्यादा आपका थियोरेटिकल नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इसमें आपको रिलेशन ज़्यादा मिलेंगे और वही चीज़ें आप ज़्यादातर करते हैं 12th में, तो इसलिए ये आसान रहता है, ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, यानी आप समझ जाते हैं, लैंग्वेज भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है ये पेपर आपका, ठीक। तो अब मैं कह रहा था कि 25 से 30 मार्क्स का आपका यहाँ तो वेरी करता है, कभी कभी तो देखो, अब देखो आप कहोगे 33 का है, 30 का ही कैसे आ जाएगा, और भी तो यूनिट है ना। पेपर 51 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो 51 में से ये अकेला यूनिट 25 से 30 मार्क्स ले जाता है, क्योंकि 51 में से आपको पता है ये यूनिट थोड़ा बड़ा भी है, तो इतना तो आराम से आ सकता है। तो कभी कभी तो मान लो 33 मार्क्स का भी आ गया है, आप जब PYQ देखोगे, ठीक है, पूरे 30 के 3, यानी किसी ने अगर ये अच्छा से तैयार किया होगा तो 33 के इसी में से कर ले जाएगा वो, ठीक। पर लेकिन ये नॉर्मली इतना तो आता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना आप, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे, ठीक। तो आपका जो 25 से 30 आ सकता है अगर आप इसी यूनिट को तैयार करते हो, तो आप इसी यूनिट को तैयार कर लीजिए। जो भी मान लो अगर ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहता है तो इतना कर सकता है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ वो तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि 25 से 30, इसका मतलब इसमें से 5 से 5.5 या 6 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कभी कभी 5 तो आने हैं, ये समझ लो कंपलसरी यहाँ से, क्योंकि टॉपिक मैंने उसी हिसाब से डिवाइड किए हैं। 5 के बाद 5.5 हो जाता है, एक क्यों ऐसा होता है ना, शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन दे दिया इस यूनिट से और यूनिट से नहीं दिया, ऐसे 5.5 होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स में दोनों इसमें से मिल जाते हैं, तो 6 क्वेश्चन पूरा बन जाता है, ठीक है। तो यानी कंपलसरी क्वेश्चन जो होगा आपका पहला, और जो क्वेश्चन 8 हैं बीच में जो 7 क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक तो 9वां क्वेश्चन तो अलग हटा दो, 7 में से यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये समझ लो इस यूनिट से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 7 में से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। अब देखो 7 में से 4 बनने के चांसेस कौन कौन से टॉपिक से रहते हैं, तो आप ध्यान से देखना। देखो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में वो तो आपकी नॉलेज के ऊपर आप क्या पढ़ते हो, ठीक है, उसमें क्या कि तो जो भी प्रोसेस है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोक्रोमिक, आपको हाँ एडियाबैटिक हो गया, ठीक है, आइसोबैरिक हो गया, 4 प्रोसेस हैं, उनको आप तैयार कर लेना। जो भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स ही वहाँ से आता है, ठीक। और देखो इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो लास्ट ईयर आया था इक्विलिब्रियम पर, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, ये सारे वो टॉपिक पूछ लेता है, यानी बेसिक चीज़ें पूछ लेता है, वो आपको डेफिनेशन लिखना होता है बस इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आता है, आप देखना PYQ मैं सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लेना न्यूमेरिकल इसके, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी पर एक न्यूमेरिकल है, वही बार बार रिपीटेड होता है, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी पर अगर क्वेश्चन आएगा तो चांसेस वैसे ये रहते हैं कि जो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है ना उसी में मिल जाता है ये इंटरनल एनर्जी का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है इंटरनल एनर्जी से। तो अब आप PYQ जब देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा वो न्यूमेरिकल, ठीक। अगर नहीं मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, साथ साथ आपको दिखाता चलता हूँ मैं, ठीक, आपको थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ मैं। अभी मेरे पास PYQ नहीं रखा, 1 मिनट देख लेता हूँ PYQ। तो भाई अभी अनसॉल्व मेरे पास नहीं है, ठीक है, नहीं मैं आपको दिखा देता अभी साथ साथ, बाद में मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, करवाई दूँगा सॉल्व, टेंशन मत लेना आप। तो ये हो गया, तो ध्यान रखना। देखो ये जो 3 टॉपिक लिखे मैंने, और वर्क डन बाई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यानी हम जो भी 4 जो प्रोसेस हैं इनके द्वारा वर्क डन हम निकालते हैं W, ठीक है। तो
प्रोसेस पढ़ना है, फिर आपको उसका वर्क डन निकालना है, और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ 4 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट ईयर में आप देख सकते हो, या आप जब भी क्यू लगाओगे आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो देखो डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप एंथैल्यूरियम कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये आप जब पढ़ोगे इन चीज़ें, जब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता चलेगी ये सारी चीज़ें। अब देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये आप बाद में, ये भी आपका आगे का है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। इन 2 क्वेश्चन आपको मिल गया ना, ठीक। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें से आपको 3 करना था पहला। एंड देखो जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम इस टाइप से बना था, नहीं वैसे ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से देता है, वो पहले में एक क्वेश्चन दे देगा, उसके रेस्पेक्ट में ही और दे देगा, और में क्वेश्चन दे देगा आपको। पर लेकिन इस बार जो हमारे टाइम पर क्या होता कि पहले में देखो 3 क्वेश्चन को हमको उसने करने के लिए दे दिया कि एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से कोई भी 3 करना है, इस टाइप से बना था। तो कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वही रहते हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, तो ये यहाँ से क्वेश्चन चांसेस हैं आपका, ठीक है। तो अब देखो आपका, अगर मैं बात करूँ, ये आपका देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो दोनों लॉ है ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पक्का बन सकता है। अब देखो इस बार चांसेस क्या है, देखो पिछली बार आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था, पिछली बार का मतलब लास्ट ईयर का मतलब 22-23 नहीं, आपका उससे पहले, ठीक है। तो उससे पहले आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था, 2019 की बात करूँ मैं, या 21-22 की, तो उसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था। इस बार आपका जीरोथ लॉ पूछा गया है, तो इन दोनों लॉ में से क्वेश्चन आना है, यानी आपका या तो एप्लीकेशन आएगा, जैसे CP - CB = R, जो आपने 11th में ये प्रूव किया होगा, मीट्स फॉर्मूला, इसका है एक, और जीरोथ लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वो आपका जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन है। तो इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपको। तो अब की बार चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, क्योंकि इस बार ही आ चुका है, ठीक है। तो रिपीट बहुत कम चांसेस होते हैं, पर जो मान लो 80% इसकी है और 20% इसको बोल रहा हूँ मैं, तो 80% ये आपका अब आने के चांसेस हैं इसके फर्स्ट लॉ, यानी इन दोनों लॉ में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, हर बार देखोगे आप। और फिर आपका देखो कार्नोट की बात करते हैं हम। कार्नोट इंजन हुआ, कार्नोट थ्योरम हुई, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट इरिवर्सिबल साइकिल, एंड कार्नोट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और प्लस एक न्यूमेरिकल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में ये देख लेना आप कि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में होता क्या है कि 3 के ए में तो आपको कोई थ्योरी दे देता, बी में कोई न्यूमेरिकल देता। और देखो इसके पता न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूँ, इसका देखो ये रहा, देखो हाँ, स्टैंडर्ड प्रूफ कार्नोट थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो कार्नोट से रिलेटेड देखो, ये जो देखो इसकी जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, ये भी नहीं बदलता है, वो हर बार यही पूछा जाता है, बस ये 1/6, ये इनको भी नहीं चेंज करता है, यानी सेम आपका दे दिया जाता है, ठीक। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इतना इतना इतना, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें कि 4 का स्टैंडर्ड प्रूफ। तो ध्यान रखना आपको कार्नोट से पक्का मिलना। अब इस बार कार्नोट थ्योरम आ गई है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आ जाए, ठीक, इस तरीके से। और देखो ये अब अप्रूव हो जाता है, इसका मतलब एक और न्यूमेरिकल है इसका, इस पर कोर्स सोर्स एंड सिंक पर सद वो इस पर रिपीट हो जाए। तो ये है, यानी न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और उन न्यूमेरिकल आप लगा लेना लास्ट ईयर जितने पूछे गए हैं 7 से 8 ईयर में, ठीक है। 7 से 8 साल में 7 से 8 न्यूमेरिकल ही मिलेंगे आपको, उनको लगा लेना बस, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर ले जाओगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको देखो इसमें दिखाता हूँ वैसे कि आपको मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं बीच में से, देखो आपको 4 क्वेश्चन क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है थर्मोडायनेमिक्स से, दूसरा, तीसरा, क्योंकि देखो ये सारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स का है, पूरे 4 हो गए, चारों ये, ठीक है। ये देखो सेकंड, ये जीरोथ लॉ में जो आपको बता रहा था कि जीरोथ लॉ से क्वेश्चन पूछा गया, ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ एंड यूज इट द स्टेबलिश ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिकल टेम्परेचर, ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। देखो ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये भी आपका थर्मोडायनेमिक्स से है, ये समझ लो, ठीक है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही है, तो ये आपको दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स से। देखो इस बार एक नई चीज़ हुई थी, इस बार मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस बार क्या नहीं हुआ था हमारे इस टाइम पेपर में, तो देखो इस बार हुआ था कभी कभी पेपर आउट ऑफ चले जाता है, यानी 25% सिलेबस रिड्यूस किया था, उसमें से पेपर आ गया था आपका, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो हुआ था हमारे साथ ये चीज़ थी, पर लेकिन ये तो आप ध्यान से देखना है, इन पर फोकस रखना, ठीक। तो कार्नोट से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, एंट्रोपी से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, एंट्रोपी टॉपिक है, जितने भी एंट्रोपी
आपका टॉपिक है, जैसे तीन मान लो टॉपिक हैं, 3 से 4 टॉपिक हैं एंट्रोपी पर रिलेटेड, ठीक है, वो आप तैयार कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक। यानी आप ज़्यादा यूनिट की तरफ मत भागना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं सिंपल। कहीं आप ज़्यादा यूनिट को करने के चक्कर में आप ये हो जाएगा, अगर आप 25 यूनिट भी तैयार करते हो ना तो आप 30 मार्क्स तक आराम से जा सकते हो भाई, 25 से 30, ठीक है। 51 में से 30 मार्क्स में पक्का कह रहा हूँ, इसमें से यूनिट 1 पक्का आ जाता है आपका 30 मार्क्स का। अगर आप अच्छे से तैयार कर लो एक यूनिट को, 30 मार्क्स ले जाओगे। और एक यूनिट आप कोई भी तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे आपका यूनिट सेकंड हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कंडक्शन ऑफ हीट, जो इस बार हट गया था। अगर आपको मान लो अगर आपका कर्टेल होता सिलेबस तो ये हट सकता है, ठीक। या रेडिएशन, ये हटे ना हटे, मान लो आपको सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो, उससे आपको टेंशन नहीं है। आप इन तीनों में से कोई भी एक यूनिट तैयार कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग आप रेडिएशन तैयार कर लेना, ठीक है। रेडिएशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा, बस उनको तैयार कर लेना। आपका पूरा 33 मार्क्स का पेपर हो जाएगा भाई, पर आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, लिखना पड़ेगा उनको अच्छे से, लिख के प्रैक्टिस, ठीक। क्योंकि देखो ये टॉपिक लिखे, बस इन टॉपिक के बस आपको एप्लीकेशन के बारे में, उन चीज़ के बारे में देखना है। तो एंट्रोपी से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कार्नोट से क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें आप जूल थॉम्सन इफेक्ट ले लो। तो देखो जूल थॉम्सन इफेक्ट ज़्यादातर तो आपका उसमें पूछा जाता है आपका शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको यहीं पर ये देखने को मिलेगा, पर लेकिन कभी कभी इसका जो एप्लीकेशन है ना वो क्वेश्चन में पूछ लेता है वो, ठीक। तो ये आप देख लेना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल थॉम्सन इफेक्ट, ये टॉपिक है। और आप लास्ट टॉपिक आपका मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। ये इसी में सारी चीज़ें हैं, देखो थर्मोडायनेमिक, पोटेंशियल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक। देखो मैक्सवेल रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, कुछ भी हुआ, ये सारे टॉपिक यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो गए कितने क्वेश्चन, देखो 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 3 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं आपके, ठीक। मैक्सवेल रिलेशन ये हुआ 5 और 6 क्वेश्चन इसमें से बनता है, 5 या 5.5 या 6 ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। 25 से 30 के बीच में पक्का जाता ही जाता है इसका रेशियो, ठीक। तो एक मैंने इसमें फेज ट्रांजेक्शन का वो टॉपिक नहीं जोड़ा है, ठीक है। वो आपको रिड्यूस हो सकता है अगर सिलेबस कर्टेन हुआ तो लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किसी बार पूछा गया है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है मैक्सवेल रिलेशन पर, वो आप देख लो। देखो इस टाइप से आता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो आप यहाँ पर होंगे स्टार्टिंग में, एंड डिफाइन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड यूज देम टू ऑब्टेन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ये ठीक है। ये तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है बस कि आप कितने पी वाई क्यू लगा लेते हो, ठीक है। पी वाई क्यू जितने क्वेश्चन आप लगा लोगे, 6 से 7 साल, 5 से 6, 6 से 7 लगा लो, पक्का इसका पेपर 33 का हो जाए। ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, यूनिट 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। पहले आप यूनिट 1 को तैयार करो बस, ये जब तैयार हो जाए तो आपको देखो यहाँ टाइम है मेरे पास, तो फिर रेडिएशन तैयार कर लेना। 4 यूनिट के चक्कर मत भागना, 2 को तैयार करो और 33 मार्क्स इसमें से आप बना सकते हो। 4 के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं कम मेहनत में आप ज़्यादा कर सकते हो। और इसको तैयार करना यूनिट 1 को, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें रिलेशन आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल टफ होगा, न्यूमेरिकल वो रिपीटेड न्यूमेरिकल होते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक। अब आपको अगर आपको ये देखो ये प्रॉब्लम आए कि भैया आप मुझको बता सकते हो, ठीक, कमेंट कर देना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यार क्या क्या चीज़ और अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको PDF टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है। जहाँ की पॉइंट वो आपको पता होगा, BSc फर्स्ट ईयर का ग्रुप है, उसमें मैं आपको ये PDF में बता दूँगा। PDF है वैसे उसमें नहीं, पर लेकिन मैं उसको दोबारा डाल दूँगा, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आपको नए पेपर के साथ, उसको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ टॉप इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, कौन सी यूनिट आपको ज़्यादा पढ़ना इफेक्टिव है आपके लिए, ठीक, उसके बारे में।